नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने लास्ट जो चैप्टर है उसे पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था अपना प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा के अंदर अपने 1-2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक तो अपने धारा जो है उसका औसत मान ज्ञात कर चुके हैं, दूसरा अपने इसमें क्या कर चुके हैं, प्रत्यावर्ती धारा जो है उसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कर चुके हैं। अब अपने कुछ ग्राफ की बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए इसके अंदर आता है आपका ज्या आरेख। तो सबसे पहले देखिए ज्या आरेख, ज्या आरेख। तो आपके पास में जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता होती है, धारा या वोल्टता होती है, इस प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का सामान्य जो व्यंजक आपके पास में होता है, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का जो आपके पास में क्या होता है, सामान्य व्यंजक होता है, वो सामान्य व्यंजक किस रूप में होता है? तो वो सामान्य व्यंजक होता है आपके पास में साइन के रूप में। किसके रूप में होता है? साइन या अपने जिसे कहते हैं ज्या, साइन या ज्या के रूप में होता है। और इसी कारण अपने जब ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ आपको साइन या ज्या के रूप में प्राप्त होता है। और उन्हीं ग्राफ को अपने किस नाम से जानते हैं? ज्या आरेख के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है उसे? साइन या ज्या आरेख के नाम से जाना जाता है। सामान्य ग्राफ आप लोग जो बनाते हो उसकी बात कर रहे हैं, जैसे साइन वेव का ये वाला ग्राफ आप लोग जो बनाते हो, तो ये जो ग्राफ है आपका, ये क्या होता है? ज्या या साइन ग्राफ होता है। ठीक है। और इसके अंदर अपने 2 पाई और पाई इस तरीके से लेते हैं, या फिर अपने क्या करते हैं, समय के रूप में लिखें तो t और t/2 के रूप में लिखते हैं। इस साइड आपका या तो आता है v या लिखा जाता है i। तो इस तरीके का जो आपके पास में ग्राफ आता है उसे अपने जानते हैं ज्या आरेख के नाम से। दूसरा आपके पास में जो आरेख आता है वो आता है कला आरेख। तो सबसे ज़्यादा अपने ये आरेख प्रत्येक टॉपिक में लगभग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर अपने क्या करते हैं, तो कला आरेख अपना टॉपिक है कला आरेख। कला आरेख देखिए, कला आरेख जो आपके पास में है, इस कला आरेख को अपने फेजर डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। यानी अपने हिंदी में इसे क्या लिखते हैं? हिंदी में इसे कला आरेख लिखते हैं, पर कुछ एक जगह आपको फेजर आरेख के नाम से भी इसे लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए आप लोग इसके दोनों नाम ध्यान रखना। एक तो इसमें आता है कला आरेख और दूसरा अपने इसे इंग्लिश में बोलते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। तो इस तरीके से भी आप लोग इसका नाम याद रखना, फेजर आरेख। ठीक है, फेजर आरेख भी आप लोग इसमें याद रख सकते हो। तो सबसे पहले इसमें अपने मानते हैं कि हमारे पास में क्या है, वोल्टता और धारा की 2 समीकरणें हैं। तो वोल्टता की समीकरण है V = V0 sin ओमेगा t। समीकरण क्या है हमारे पास में? V = V0 sin ओमेगा t। और I इक्वल क्या है? I = I0 sin ओमेगा t प्लस 5। तो 2 समीकरण हमारे पास में है, V = V0 sin ओमेगा t, I = I0 sin ओमेगा t प्लस 5। यहाँ 5 जो है, ये 5 जो हम लोगों ने लिख रखा है, ये 5 क्या है? ये 5 प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के मध्य, प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा जो आपके पास में है, इन धारा के मध्य क्या है? कलांतर है। वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर जो है वो कितना है? 5 है। तो अब देखिए, अपने जब इनका फेजर आरेख खींचना होता है तब अपने क्या करते हैं, अपने V0 लंबाई का XY तल में मूल बिंदु के प्रत्यय ओमेगा कोणीय वेग से वामावर्ती घूर्णन करने वाले सदिश की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। यानी अपने क्या करते हैं, V0 लंबाई के एक सदिश की कल्पना करते हैं, जो क्या करता है, मूल बिंदु O के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा हो। और कौन से तल में घूर्णन कर रहा हो? XY तल में घूर्णन कर रहा हो। जैसे देखिए अपने इस तरीके से अगर इसे बनाए तो ये आपके पास में तल है कौन सा? X और Y। इसे x डैश y डैश के रूप में आप लोग लिख सकते हो। हालांकि आप लोग सिर्फ इतना भी बना सकते थे एक साइड का डायग्राम इसमें। तो x y और x डैश और y डैश ये हम लोगों ने लिख दिया, x डैश y डैश। और यहाँ जो मूल बिंदु है वो मूल बिंदु क्या है? 0 है। और यहाँ अपने गुणनशील सदिश
V0 की कल्पना करते हैं कि अपने पास में यहाँ क्या है, एक गुणनशील सदिश है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई आपके पास में है V0 और जो कहाँ स्थित है, जो इस जगह स्थित है और कितने कोणीय वेग से घूम रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। तो ये कितने कोणीय वेग से गति कर रहा है, ये ओमेगा कोणीय वेग से कर रहा है गति। ठीक है, तो ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा है और जो मूल बिंदु के ओ के सापेक्ष क्या कर रहा है, गुणन कर रहा है वामावर्ती दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज जो आपके पास में डायरेक्शन है वहाँ पर ये क्या कर रहा है, गुणन कर रहा है। और अपने मान लेते हैं कि किसी समय स्मॉल टी पर ये कितना कोण बना रहा है, जो आपका एक्स एक्स है उसके साथ में ये थीटा कोण बना रहा है। जो एक्स एक्स आपके पास में, इस एक्स एक्स के साथ में ये किसी समय स्मॉल टी पर, किसी समय स्मॉल टी पर, यहाँ अगर लिखें हमने कि किसी समय स्मॉल टी पर ये एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, तो ये यहाँ कोण बना रहा है थीटा। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। थीटा इक्वल होता है आपके ओमेगा टी के, ऐसा आप लोग पहले पढ़ चुके हो। और किसी समय स्मॉल टी पर इसकी पोजीशन जो है वो क्या है, पॉइंट पी पर है। ये कौन सी पोजीशन पर स्थित है, तो ये पी पॉइंट जो आपका है यहाँ पर स्थित है। तो थीटा इक्वल ओमेगा टी अगर आप लिखें तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, पॉइंट पी से ये जो आपका वाई डैश एक्स है यहाँ से आप लोग डालोगे एक लंब और वो लंब जो होगा आपका वो होगा पी क्यू, और ये कोण जो आपके पास में बनने वाला है ये कितना बनेगा, ये बनेगा ओ क्यू। और अगर आप लोग क्या करते हो, इस सदिश V0 का प्रक्षेप लेते हो तो वो प्रक्षेप इस साइड जब आपका आएगा तो वो प्रक्षेप आपका कितना आएगा, तो वो प्रक्षेप आपका आने वाला है यहाँ पर V0 साइन ओमेगा टी। कैसे, तो देखिए ये कोण जब थीटा है तो ये कोण भी कितना होने वाला है आपके पास में, थीटा होने वाला है, क्योंकि एकांतर कोण यहाँ पर बन रहा है। तो नीचे वाला कोण थीटा है तो ऊपर वाला कोण भी आपके पास में कितना आएगा, थीटा आएगा। दोनों कोण इक्वल होते हैं, एकांतर कोण होता है तब। तो ये जो प्रक्षेप आप लोग इस साइड लोगे, इस प्रक्षेप का मान कितना आएगा, तो इस प्रक्षेप का मान आपके पास में आएगा V0 साइन थीटा। तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे ओ क्यू जो है वो किसके इक्वल है, ओ क्यू इक्वल है V0 साइन थीटा के, या ओ क्यू जो है वो किसके इक्वल है, V0 साइन ओमेगा टी के, क्योंकि थीटा किसके इक्वल है, थीटा इक्वल है आपका ओमेगा टी के। तो ओ क्यू जो है इसे आप लोग कितना लिख दोगे, V लिख दोगे, तो V इक्वल बन जाता है आपका साइन ओमेगा टी, V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी। यही आपके पास में क्या था, सदिश के रूप में आपके पास में मान, ये जो आपके पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता थी उसका तात्क्षणिक मान था, जो किसके बराबर है, V के बराबर है। यानी वाई एक्स पर आप लोग अगर क्या करते हो, ये जो आपका वाई एक्स है, ये जो वाई एक्स है, अगर इस वाई एक्स पर आप लोग लेते हो सदिश V0 का प्रक्षेप, वाई एक्स पर जो आप लोग प्रक्षेप लेते हो वो प्रक्षेप ही किसको व्यक्त कर रहा है, तो वो प्रक्षेप ही व्यक्त कर रहा है किसी समय t पर जो आपके पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता है, उस प्रत्यावर्ती वोल्टता के तात्क्षणिक मान को, कौन से मान को प्रदर्शित कर रहा है, तो वो तात्क्षणिक मान को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये कौन सा मान है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान है, V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने इसके अंदर और आगे बात करते हैं करंट का जो समीकरण आपके पास में बचा हुआ है, I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो एक तो आपके पास में फेजर आरेख आ गया है, ये वाला किसका, V का, V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी का। दूसरा देखिए अपने पास में जो है वो है I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो एक तो आपके पास में समीकरण है V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी, दूसरी समीकरण है I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। कौन सी समीकरण है, I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसके लिए अपने क्या करते हैं, फिर से ऐसा ही एक डायग्राम बनाते हैं। ऐसा ही एक डायग्राम बनाते हैं और इस पर बना देते हैं x डैश y डैश, और ये आता है मूल बिंदु। और मान लेते हैं इसकी प्रारंभिक पोजीशन जो है वो क्या है, B0 है। तो ये प्रारंभिक पोजीशन इसकी कितनी आ रही है, B0 आ रही है। और x एक्स के साथ में ये कितना कोण बना रहा है, तो प्रारंभिक पोजीशन समय t इक्वल 0 पर इसकी आ रही है, और t इक्वल 0 पर
t इक्वल 0 पर ये क्या है, इसकी प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक स्थिति है। ये कौन सी स्थिति है, इसकी प्रारंभिक स्थिति है। और प्रारंभिक स्थिति में ये x अक्ष के साथ, प्रारंभिक स्थिति में ये x अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, ये फाई कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, फाई कोण बना रहा है। तो यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, फाई कोण बन रहा है। किसी समय स्मॉल टी पर, किसी समय स्मॉल टी पर, यानी समय t इक्वल 0 है, जब ये समय कितना हो जाता है, t हो जाता है। तो जब ये समय हो जाता है आपके पास में t, तो आपका ये जो गुणनशील सदिश है जो ओमेगा कोणीय वेग से इस तरफ घूम रहा है, ये पहुंच जाता है पॉइंट B पर। और पॉइंट B पर पहुंचने के बाद में ये जो एंगल बना रहा है, ये कितना बना रहा है, ये बना रहा है थीटा इक्वल ओमेगा t। यानी ये आपके पास में एंगल है, ये कितना है, थीटा। थीटा किसके बराबर है, यहाँ पर ओमेगा t के बराबर है। ठीक है। अब अगर अपने क्या किया जाए, इसका प्रक्षेप लिया जाए, यानी आपके पास में जो गुणनशील सदिश है, गुणनशील सदिश जो है ये कितना है आपके पास में I0 है। जैसे यहाँ पर गुणनशील सदिश आपके पास में V0 था, उसी तरीके से अब आपके पास में जो गुणनशील सदिश है ये क्या है, I0 है। और किसी समय स्मॉल t पर ये मान रखा गया है कि स्मॉल t पर ये इसका मान कितना आ रहा है, तो ये अक्ष के साथ में किसी समय स्मॉल t पर कितना कोण बना रहा है, ओमेगा t प्लस फाई बना रहा है। आप टोटल यहाँ देख सकते हो ओमेगा t प्लस फाई क्या कर रहा है, ये I0 x के साथ में कोण बना रहा है। यहाँ से अगर अपने इसका प्रक्षेप ये लंब डालें तो ये लंब इस तरीके से यहाँ पर आएगा। अगर मैं इसे a से लिख देता हूँ, तो अगर इसे a से लिख देता हूँ तो ये वाला जो कोण है, ये कोण टोटल इस कोण के बराबर आएगा। ये टोटल कोण जो है इसके बराबर आएगा। तो इसकी लंबाई तो अपने I0 से लिख दिए, और ये टोटल कोण आपके पास में जो है ये कितना है, ये है ओमेगा t प्लस फाई। कितना है, ये आपके पास में है ओमेगा t प्लस फाई। और अगर आप लोग यहाँ से क्या करते हो, इसका मान ज्ञात करते हो, तो इसका मान देखिए OA जो आने वाला है वो कितना आएगा, तो OA आपके पास में ये OA, ये OA ये आपके पास में आने वाला है I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई। कितना, OA इक्वल I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई, यानी I इक्वल है I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई के। I किसके बराबर है, I बराबर है I इक्वल I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो ये आपके पास में क्या है, ये किसी समय स्मॉल t पर आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान है। ये कौन से मान है आपके पास में, ये किसी समय स्मॉल t पर प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टताओं के तात्क्षणिक मान है। ये आपके पास में धारा का I इक्वल I0 साइन ओमेगा t, और ये आपके पास में वोल्टता का V इक्वल V0 साइन ओमेगा t। अगर आपको वोल्टेज का फेजर डायग्राम बनाना होता तब आपके पास में ये वाला डायग्राम बनता। ठीक है, ये वर्त बना लेना यहाँ पर, तो ये वाला डायग्राम हमारे पास में बनता। और अगर अपने को धारा के लिए बनाना होता है तो I इक्वल I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई बनता। यानी जो आपके पास में ये गुणनशील सदिश I0 है, इसका अगर अपने क्या करें, प्रक्षेप ले, इसका क्या करें, प्रक्षेप लें किस पर, y अक्ष पर, तो वो किसको व्यक्त करेगा, वो करेगा प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान को, I इक्वल I0 साइन ओमेगा t को। और इस साइड ये जो प्रक्षेप आप लोग ले रहे हो ये व्यक्त करता है प्रत्यावर्ती वोल्टता के तात्क्षणिक मान को, V इक्वल V0 साइन ओमेगा t को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। और कुछ परिपथ आपके दिए गए, इनमें से सबसे पहला परिपथ जो आता है वो आता है शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ। देखिए सबसे पहला आपके पास में आता है शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ। शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ, शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ। जो हमारे पास में शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ होता है, इसमें सिर्फ क्या जुड़ा होता है, एक प्रतिरोध जुड़ा होता है। जैसे ये आपके पास में क्या है, एक प्रतिरोध कैपिटल R है, और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, ये आपके पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता है। वोल्टता का मान आपके पास में V इक्वल V0 साइन ओमेगा t। ठीक
ठीक है। और दूसरा, ये प्रत्यावर्ती स्रोत होने के कारण धारा का चिन्ह जो इसमें अपने बनाएंगे नहीं कि किस ओर धारा जा रही है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा है, प्लस माइनस लगातार बदलते रहेंगे, धारा की दिशा लगातार बदलती रहेगी। तो आपके पास में जो स्रोत है, स्रोत कितनी वोल्टेज दे रहा है, स्रोत वोल्टेज दे रहा है V = V0 sin ओमेगा t। और ये आपके पास में क्या है, एक प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध जो है, इसके सिरों पर वोल्टेज कितनी आएगी, तो इसके सिरों पर जो वोल्टेज आने वाली है वो वोल्टेज आने वाली है, जो किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी वो किसके बराबर आएगी, तो वो वोल्टेज आएगी आपकी VR = V के बराबर। किरचॉफ का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, समीशन IR = समीशन E। समीशन E का मतलब यहाँ पर अपना था विद्युत वाहक बल, यानी स्रोत जो आपका वोल्टेज दे रहा है वो टोटल वोल्टेज स्रोतों की कहाँ चली जाती है, जो प्रतिरोध लगे हुए उनके सिरों पर होने वाले विभव पतन में चली जाती है। तो यहाँ जो आप लोगों ने वोल्टेज दी है V = V0 sin ओमेगा t, ये कहाँ चली जाएगी, इस प्रतिरोध जो है इसके अंदर चली जाएगी। यानी यहाँ पर जितना वोल्टता पतन हो रहा है, कितना हो रहा है, VR हो रहा है। तो ये वोल्टता पतन किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग VR किसके बराबर है, V के बराबर है। यानी अपना VR जो है किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो VR = किसके होगा, VR = होगा V0 sin ओमेगा t की। तो VR किसके बराबर आ गया, VR बराबर आ गया V0 sin ओमेगा t के। अब यहाँ पर अपने क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं ओम का नियम, V = RI, पर V की जगह आप लोगों को लिखना पड़ेगा VR, और आप लोग किसका मान ज्ञात कर लोगे, I का। ये माना हमारे पास में बनता है VR/R, यानी I बराबर आ जाएगा V0 sin ओमेगा t, V0 sin ओमेगा t/R, या I = V0/R और sin ओमेगा t। ये वाला जो मान है इसे हम लोग लिखते हैं I0 से। किससे लिखते हैं, I0 से लिखते हैं। तो I = I0 sin ओमेगा t, और V = आपके पास में क्या है, वहाँ आप लोग देख सकते हो V = आपके पास में V0 sin ओमेगा t। तो ये वोल्टेज आपके पास में, और ये किसका मान है, करंट का मान है। और यहाँ आप लोगों ने I0 किसको रखा है, तो I0 आप लोगों ने रखा है V/R को, ठीक है। यानी यहाँ से आप लोग किसका मान ज्ञात कर सकते हो, R का मान ज्ञात कर सकते हो, जो किसके बराबर है, V0/I0 के अनुपात के बराबर है। तो आप लोगों के पास में जो समीकरणें आ रही है, तो इन समीकरणों के अंदर आप लोग देख सकते हो 2 समीकरणें आपको प्राप्त हो रही है। एक तो समीकरण आपके पास में आ रही है V = V0 sin ओमेगा t, और दूसरी आपके पास में आ रही है करंट की समीकरण। करंट की समीकरण क्या है, I = I0 sin ओमेगा t। तो V = V0 sin ओमेगा t और I = क्या है, I0 sin ओमेगा t। दोनों समीकरणों के अंदर आप लोग देख सकते हो ओमेगा t और ओमेगा t है, यानी कला जो है वो दोनों की क्या है, समान है। इसका मतलब ये होगा कि जो आपके पास में शुद्ध प्रतिरोध या परिपथ होता है, शुद्ध प्रतिरोध या परिपथ के अंदर वोल्टता और धारा जो है वो होते हैं समान कला के अंदर। तो समान कला के अंदर होने के कारण यहाँ जो हम लोग बनाने वाले हैं फेजर आरेख इसका, और जो ज्या आरेख बनाने वाले हैं वो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। ये भी ध्यान रखना, R आपका किसके इक्वल आया है, R आपका इक्वल आया है V0/I0 के, ठीक है। R किसके बराबर है, V0/I0 के बराबर है, क्योंकि इसे भी अपने काम में लेने वाले हैं। और यहाँ आपका आ जाता है I = I0 sin ओमेगा t, V = V0 sin ओमेगा t। तो सबसे पहले आप लोग इसका कौन सा ग्राफ बनाओगे, सबसे पहले आप लोग बनाओगे इसका ज्या आरेख। ज्या आरेख, तो ज्या आरेख जब आप लोग इसका बनाओगे तो सबसे पहले इसमें अपने बना देते हैं वोल्टेज का। ये आपके पास में जो ग्राफ है ये किसका है, वोल्टेज का है। ये इसका शिखर मान है, V0, और यहाँ अगर आप लोग कला इसकी दिखानी चाहो तो कला दर्शाओगे 2π, और यहाँ आ जाएगी पाई, और ये पाई का मान होगा आधा, तो π/2, और ये होगा इसका 1.5 गुना, तो 3/2 पाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में ये जो मान है वो प्राप्त हो जाएंगे। एक तो मान है आपके पास में π/2 यानी आधा, एक आपके पास में पाई पूरा, और एक आपके पास में 1.5 पाई यानी 3/2 पाई है, और ये आपके पास में कितना है, 2
पाई है, तो 2 पाई ये पाई और बीच के मान पाई बटा 2 और इन दोनों का औसत अगर आप लोग निकालोगे तो वो आपके पास में कितना आएगा, 3/2 पाई आएगा। अब देखिए, अब अपने बनाने वाले हैं धारा को, तो V = V0 sin ओमेगा टी का ग्राफ हम लोगों ने बना दिया है। V0 मान आपके पास में आ रहा है, वो मान ये आपके पास में आ रहा है V0 और साइन का ग्राफ आपके पास में है। दूसरा समय भी इसी तरफ अपने ले रहे हैं। दूसरा ग्राफ आपके पास में जो बनेगा वो क्या बनेगा, I = I0 sin ओमेगा टी के अकॉर्डिंग बनेगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो दोनों हैं इनके अंदर किसी समय स्मॉल टी पर अगर देखोगे तो कलांतर जो है वो क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो कलांतर बराबर होने की वजह से ये ग्राफ आएगा बिल्कुल इसके जैसा, यानी जिस पॉइंट पर वोल्टता वाले का मान अधिकतम हो रहा है उस पर धारा वाले का मान भी अधिकतम होगा, और जिस पर वोल्टता वाले का मान न्यूनतम हो रहा है इसी पॉइंट पर जाकर के आपका जो वोल्टता वाला जहाँ न्यूनतम होगा उसी जगह जाकर के धारा वाला जो मान है वो भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो इस तरीके से आपके पास में ग्राफ प्राप्त हो जाता है कौन सा, I0 का। तो ये आपके पास में कौन सा आरेख है, ये आपके पास में ज्या आरेख है। अब अपने बनाते हैं यहाँ पर कला आरेख, या जिसे जाना जाता है फेजर आरेख के नाम से। इस तरीके से आपको यहाँ क्या बनाना है, इसका फेजर आरेख बनाना है, फेजर आरेख। तो अब अपने क्या बनाएंगे, इसका फेजर आरेख। ये एक्स एक्स के साथ में कितना कोण बना रहा है, किसी समय पर थीटा या ओमेगा टी कोण जो है वो बना रहा है। इस तरफ एक्स एक्स है और ये आपके पास में जो है कौन सा एक्स है, वाई एक्स। देखिए आप लोग दो प्रकार से बना सकते हो, या तो ऐसा बना सकते हो या फिर से आप लोग क्या कर सकते हो, एक वर्त के रूप में घूर्णनशील सदिश के रूप में आप लोग V0 और I0 को दर्शा सकते हो। जैसे इस तरफ V0 है और इस साइड आपके पास में क्या है, I0 है। और यहाँ से जब आप लोग लंब खींचोगे तब वो क्या करेंगे, जो आपके पास में टोटल मान आने वाले हैं I और V के, उनको ये दर्शाने वाले हैं। तो इस तरफ जो आपके पास में मान आएगा, एक तो आएगा V का और एक आएगा I0 का। ये वाला जो मान है ये आएगा आपके पास में V0 sin ओमेगा टी, और ये जो आपके पास में मान आएगा ये आएगा I0 sin ओमेगा टी। ठीक है, तो ये मान आपके पास में कितना बन रहा है, V0 sin ओमेगा टी, और ये बन रहा है I0 sin ओमेगा टी। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ से हम लोगों ने ज्ञात किया है ये जो आपका वाई एक्स है, इस पर खींचे हम लोगों ने प्रक्षेप। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि फेजर आरेख जब अपने खींचते हैं तब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको इसमें घूर्णनशील सदिश लेने होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ हम लोगों ने घूर्णनशील सदिश के रूप में ले रखा है, एक तो V0 को और एक ले रखा है हम लोगों ने I0 को। तो ये वाला निशान आप लोग यहाँ बना सकते हो, क्योंकि यहाँ तक हम लोग क्या कर रहे हैं, I0 को ले रहे हैं। और ये वाला निशान आप लोग बिल्कुल लास्ट में बना सकते हो, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, V0 को ले रहे हैं। और अब आपको क्या करना होगा, जैसे पीछे आपने किया था, यहाँ से आपको प्रक्षेप खींचना होता है इस साइड। तो वो प्रक्षेप जो आएगा वो कितना आएगा, V0 sin ओमेगा टी, क्योंकि ये ओमेगा टी है तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी कितना बनेगा, ओमेगा टी। इसी तरीके से यहाँ से आप लोग प्रक्षेप खींचोगे तो वो आएगा I0 sin ओमेगा टी। ये ओमेगा टी है तो ये एंगल भी आपके पास में कितना बनेगा, ओमेगा टी बनेगा, और इसका प्रक्षेप आपके पास में आ जाता है I0 sin ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पर क्षयित होने वाली शक्ति का अगर मान ज्ञात किया जाए कि जो आपके पास में प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के अंदर कितनी शक्ति जो है उसका क्षय होगा। तो देखिए क्षयित शक्ति का मान, शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ में क्षय होने वाली शक्ति का मान, या प्रतिरोध में क्षयित शक्ति, प्रतिरोध में क्षयित शक्ति, प्रतिरोध में क्षयित शक्ति। तो प्रतिरोध में शक्ति कितनी क्षय होगी, P इक्वल, एक तो देखिए आपके पास में P इक्वल यहाँ से जो फॉर्मूला बनकर के आता है, एक तो बनेगा P इक्वल I²R और दूसरा आपके पास में बनेगा P इक्वल VI। तो इसके अंदर अपने शक्ति क्षय जो होगी वो होगी प्रतिरोध के सिरों पर, और किसकी वजह से होगी, वो होने वाली है आपके पास में धारा की वजह से। तो आप लोग इसका कौन सा फॉर्मूला लिखोगे, P इक्वल I²R जो है वो फॉर्मूला लिखोगे, क्योंकि शक्ति जो क्षय है वो होने वाली है किसके ऊपर, प्रतिरोध के सिरों पर। तो आपके पास में प्रतिरोध आना जरूरी है, क्योंकि प्रतिरोध ही तो अपने पढ़ रहे हैं, P इक्वल I²R इसका फॉर्मूला बनता है। और आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले I² का मान रखोगे, I² आपके पास में वो है। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा I² की जगह आएगा I0 की स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी और R। तो क्या बना आपके पास में, I² की जगह आपके पास में बनता है I0 की स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा
टी और गुणा में क्या आ जाता है आपके पास में, गुणा में आ जाता है आर। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को लेना है इसका औसत मान। अब अपने क्या करना है, इसका औसत मान लेना है। तो इसका औसत मान देखिए I0 स्क्वायर आर ये आएगा और अपॉन देखिए कितना आएगा, ये जो आपके पास में साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका औसत मान होता है 1/2, तो इसके गुणा में आ जाएगा 1/2। तो पी का जो औसत मान आएगा वो कितना आने वाला है, वो आने वाला है I²R/2। ये क्या है, ये शक्ति क्षय जो आपके पास में हो रही है उस शक्ति क्षय का औसत मान है। क्षयित होने वाली शक्ति का औसत मान अगर आप लोग देखोगे तो इसके अंदर कितना आएगा, तो वो आएगा 1/2 I²R। ठीक है, ऊपर नीचे ये जो समीकरण है इसे आप लोग R से मल्टीप्लाई करके अन्य रूप में भी आप लोग इसे लिख सकते हो। कैसे, देखिए जैसे P का औसत ऊपर और नीचे R से किया गया मल्टीप्लाई तो 2R, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो औसत है ये औसत कितना बनेगा, ये बनेगा V0 की स्क्वायर बटा 2R। इतना बना ये आपके पास में, ये बना V0 की स्क्वायर बटा 2R। ये किसका मान है, ये औसत शक्ति का मान है, क्षयित होने वाली औसत शक्ति का मान है। P एवरेज इक्वल किसके, V0 की स्क्वायर बटा 2R के। ठीक है, दूसरा देखिए आप लोग इसे क्या लिख सकते हो, आप लोगों ने पढ़ा था VRMS बराबर V0 बटा √2। क्या पढ़ा था, VRMS इक्वल V0 स्क्वायर बटा √2। तो अगर आप लोग दोनों साइड क्या कर देते हो, इसकी स्क्वायर कर देते हो, तब देखिए आपके पास में क्या बनेगा, आपके पास में बनेगा V² RMS इक्वल V0 की स्क्वायर बटा 2। ये किसका मान है आपके पास में, V² RMS का है कितना, V² बटा 2, ये वाला मान। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो V² RMS बटा R। कितना लिख सकते हो आप लोग यहाँ लिख सकते हो V² RMS बटा R, और इसी को आप लोग किसके रूप में लिख सकते हो, इसी को आप लोग लिख सकते हो I² RMS इंटू R के रूप में। ठीक है, क्योंकि V इक्वल आप लोग जानते हो क्या होता है, IR होता है। V इक्वल आपके पास में क्या होता है, अन्य रूप में अगर आप लोग इसे लिखना चाहो तो, अन्य रूप में अगर आप लोग लिखना चाहो तो आप लोग जानते हो V किसके इक्वल होता है, IR के। तो इसका औसत मान जो है यहाँ से किसके बराबर, I² RMS और R² बटा R के, R से R क्या हो जाता है, कैंसिल। तो आपके पास में इसका औसत मान जो वो कितना बनता है, I² RMS इंटू R। तो एक तो आपके पास में इसका ये मान है, दूसरा ये मान है, और एक मान यहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो ये क्षयित होने वाली औसत शक्ति के मान है। एक इसके अंदर ग्राफ आता है आपके पास में, किसके मध्य आता है, ये आता है प्रतिरोध R और आवर्ती के मध्य। तो आप लोग देख सकते हो कि प्रतिरोध R जो है वो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, आवर्ती F पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो प्रतिरोध और आवर्ती के मध्य अगर आप लोग ग्राफ खींचो तो ग्राफ देखिए कैसा मिलेगा आपको, इस तरफ अपने R लें और इस तरफ क्या करें, आवर्ती लें। तो इस प्रकार का ग्राफ जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो, मैंने बताया था कि आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना होगा इसके अंदर। जैसे ओम के नियम से आप लोग इसे जानते हो, R इक्वल V0/I0। तो इस फॉर्मूले के अंदर आप लोग देख सकते हो कि जो आवर्ती आ रही है, इस आवर्ती जो पर कौन डिपेंड नहीं करता है, प्रतिरोध डिपेंड नहीं करता है। यानी प्रतिरोध जो आपके पास में है इस पर फर्क नहीं पड़ेगा किससे, आवर्ती के बदलने से। तो अगर अपने ग्राफ खींचा जाए R और F के मध्य, तो आप लोग जैसे जैसे आवर्ती को बदलोगे प्रतिरोध R का मान जो है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ग्राफ जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर अपने पढ़ने वाले बचे हुए परिपथ को, और उसमें पढ़ेंगे अपने शुद्ध दारितीय परिपथ को।